मेरे ख्याल से मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसको इंटरनेट से पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और वो चाहे ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, या इंस्टाग्राम हो, या यूट्यूब हो, या फेसबुक हो, हर जगह से। लेकिन जब बैन कर दिया, वो जुलाई की बात है 2020, तब मेरी बीवी ने बोला अब क्या करोगे, अब तो हर जगह बैन, अब कहाँ बोलोगे। लेकिन तब सुरेश जी का फ़ोन आया, मैंने कहा चलो बोलने का काम फिर शुरू हो गया। तो वो सिलसिला जारी है। और इसमें सुरेश जी आपका भी बड़ा, और सुदर्शन न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ आज। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है बीमार रहते हुए ज़िंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे या आप लोग जो टीवी में सुन रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे, अगर आप नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई होगा जो हर दिन दवाइयाँ लेता होगा। डायबिटीज़ की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, हार्ट की दवाई, बीपी की दवाई, कोई ना कोई दवाई लेता होगा। जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसी तरह से लेता होगा। उसे ये बता दिया गया है, वो पूरी तरह से मान चुका है कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मुझे दवाई खानी है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद दवाई खाने की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। ये जो लगना है कि मैं दवाई खाने की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, ये लगना आया कहाँ से? क्या ये वाकई में सच है? अगर उस दिन इमेजिन कीजिए, जिस तरह से एक दिन था 2020 में, जिस दिन बोला सब लोग घर में बंद हो जाओ। मान लीजिए ऐसा कोई दिन आए जिस दिन सारी फैक्ट्रियाँ, सारी दवाइयाँ अचानक मिलना गायब हो जाए इस दुनिया से, तो जो लोग दवाई खा रहे थे, क्या वो मर जाएंगे सब के सब? उनको नहीं मिलेगा तो? इंसुलिन पे जो थे, दवाइयों पे थे, इस पे कई सारे ट्रायल हुए, कई सारे ट्रायल हुए। ट्रायल का नाम बता देता हूँ: एडवांस ट्रायल, वीकेपीडीएस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, वीएडीटी ट्रायल, एकॉर्ड ट्रायल, ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स हुए। दवाई लेना वर्सेस दवाई नहीं लेना। और हर बार ये देखा गया कि जिन लोगों ने दवाई नहीं ली उनका ब्लड शुगर बढ़ गया, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन उनकी जो आयु है वो भी बढ़ गई, आयु भी बढ़ गई। और अगर बहुत प्रिसाइज बात करूं, सबसे बड़ा जो ट्रायल हुआ, दैट इज कॉल्ड एकॉर्ड ट्रायल, 22% बढ़ गई इन कंपैरिजन टू अगर वो दवाई लेते रहते या जिन लोगों ने दवाई छोड़ी नहीं। तो फिर ये हम बोलते हैं कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो सबूत तो यही कह रहा है कि दवा लेने से आपकी आयु घट जाती है। मैं एक बात आपसे पूछूंगा, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई लोग डॉक्टर भी हैं तो एक बात पूछूंगा, कोई भी एक दवाई का नाम बताइए, एलोपैथिक ड्रग की बात कर रहा हूं, कोई भी एक दवाई का नाम बताइए जो किसी भी एक बीमारी को थोड़ा बहुत ठीक करती हो। पूरी तरह से भी नहीं बोल रहा मैं, कोई भी एक दवाई किसी भी बीमारी को, या कोई भी एक इलाज किसी भी बीमारी को थोड़ा बहुत ठीक करती हो, और दवाई का नाम बता दो। ये मैं इस तरह के लिखते रहिएगा, 20 मिनट बाद आपको मौका मिलेगा। इस तरह के सवाल मैं पूछता हूं जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है। अब एक एक दवाई का नाम उठाइए और उसको टेक्स्ट बुक में छांटिए, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है। क्या डायबिटीज की दवाई डायबिटीज को ठीक करती है? नहीं ठीक करती। अच्छा, कंट्रोल करती है? एक्चुअली कंट्रोल भी तो नहीं करती, क्योंकि अगर कंट्रोल करती तो दवाई जितना आप ले रहे हैं वही डोज लेना पड़ता है जिंदगी भर। ऐसा तो होता नहीं, वो तो डोज बढ़ता रहता है हर 6 महीने बाद, हर साल बाद। बीपी की दवाई बीपी को ठीक करती है क्या? अच्छा, हार्ट की दवाई हार्ट को ठीक करती है क्या? अगर ठीक करती, कुछ दिन बाद लेने के बाद बंद कर देते हैं। अच्छा, पैरासीटामोल क्या वो बुखार को ठीक करती है क्या? मान लो आपको बुखार आ गया, अभी आपने सुना, सूरज जी ने बताया, हमने 60,000 पेशेंट को ठीक किए, 60,000 पेशेंट्स को ठीक किया पिछले 2 सालों में ऑन रिकॉर्ड, एक भी तो नहीं मरा। और ऐसे नहीं कि सिंपल पेशेंट लेते थे, वो पेशेंट जिनको हॉस्पिटल से भी धक्के मार के निकाल दिया तो उनके पैसे खत्म हो गए, या बोला अब तो पेशेंट को वेंटिलेटर में लेना पड़ेगा, उतने पैसे हैं नहीं तो भाई। और हमारे जो कोविड सेंटर थे वो मुफ्त के थे, वहाँ आ जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। ऐसे पेशेंट को भी हमने ट्रीट किया, एक भी नहीं मरे, एक भी नहीं मरे, नॉट ए सिंगल डेथ ऑन रिकॉर्ड, राइट। और सीवियर से सीवियर पेशेंट, इस पे हम कैसे कर रहे हैं, इस पे आयुष मंत्रालय ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टडी बिठाई, डॉक्टरों को बिठा दिया, देखो क्या हो रहा है। उन्होंने भी यही रिपोर्ट दिया, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ पहली चीज ये की कि इनको दवाई नहीं देनी किसी भी तरह से, फीवर चाहे कितना भी हो जाए, 101, 102, 103, 104। याद रखिए, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है, अगर उसको जो लोग डॉक्टर है वो देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक को छांटिए, क्या वहां पे ये लिखा है कि फीवर होने से दवाई देनी चाहिए? क्या दवाई देने से आपके ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? द आंसर इज घट जाएगी। या बीमार रहने के जो ड्यूरेशन है बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी बात है जो टेक्स्ट बुक में है, मेडिकल साइंस के टेक्स्ट बुक में यही है, जर्नल में यही है।
तो क्या करें? अगर 104 डिग्री होगा दिमाग फट जाएगा, सीजर आ जाएगा, ये सब चीज बोलते हैं ना, तो क्या दवाई लेने से वो सीजर आने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी? द आंसर इज नो, घटेगी नहीं। दवाई से अगर आप टेम्परेचर घटाते तो उसमें सीजर अगर आना होगा तब भी आएगा। लेकिन जितनी बार आप फीवर को घटाएंगे विद मेडिसिन, उतनी बार आपकी बीमारी एक्सटेंड होती जाती है। क्यों? क्योंकि फीवर जो है, बुखार जो है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, आप लोगों को पता है, वो बॉडी का एक हथियार है। एक सिंपल सी बात याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, जिस तरह से मैं बोलूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, आप बोलेंगे हाथी है, कोई बोलेगा शेर है। जो भी ताकतवर जानवर है या जितना भी ताकतवर जानवर हो सकता है, ऐसा दिमाग में इमेजिन कीजिए, उस जानवर के अगर नाक मुंह बंद कर दें, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें, क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो मर जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, कोई बहस ही नहीं है इसमें। ठीक उसी तरह से एक बात याद रख लीजिए कि कितना भी ताकतवर वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन क्यों ना हो, पैथोजन मतलब जो आप आंखों से नहीं देख सकते, वो फंगी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, उसके कोई सारे नाम हो सकते हैं। उसका नाम कोई बोलेगा मंकी पॉक्स, कोई बोलेगा कोरोना, कुछ भी नाम बोल दो उसका। कोई भी पैथोजन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको गर्मी दे दो तो मर जाता है। कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी समय से क्यों ना हो, जिस तरह से हाथी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, या फॉर दैट मैटर ड्रैगन, कोई भी चीज बोलो, अगर उसके सांस रोक दो तो मर जाएगा। ठीक उसी तरह से ये प्रिंसिपल याद रखिए कि कोई भी पैथोजन या कोई भी वायरस बैक्टीरिया वो टेम्परेचर पे वो जिंदा नहीं रहता है, हाई टेम्परेचर पे। तो बॉडी क्या करती है, जैसे ही आपके बॉडी में वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, क्या अटैक कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो अटैक कर रहा है, वो पैथोजन है, पैथोजन नाम ले लिए ब्रॉडली। तो बॉडी आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है, क्योंकि बॉडी को पता है टेम्परेचर बढ़ते वो उनके हाथ पैर टूटने लगेंगे और वो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर जब बढ़ता है आप एकदम डॉक्टर के पास भागते हैं और दवाई, या खुद ही आप दवाई लेके टेम्परेचर को घटाते हैं। तो आप वो वायरस के दोस्त हैं कि दुश्मन है? एक्चुअली आप वायरस के दोस्त हैं। आपने वायरस को मौका दे दिया, अगर वो टेम्परेचर बढ़ा रहता वो मर जाता, आप नहीं मरते। बॉडी जो टेम्परेचर बढ़ाती है उस टेम्परेचर से आप नहीं मरेंगे कभी भी। हमने हजारों हजारों पेशेंट देखे हैं, कोई नहीं मरा, लेकिन हाँ उसको घटाने की कोशिश करेंगे तो मरेंगे। वो आपने देखा हॉस्पिटल्स में लोग मरते थे। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई मेरा बनाया हुआ साइंस नहीं, ये तो टेक्स्ट बुक में लिखा है, हम तो करते ही हैं इसको, लेकिन मेरा बनाया हुआ नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर, प्रूवन देयर, राइट। तो फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट इज रादर अ टूल, अ वेपन। तो हम क्या करते थे हमारे उसमें, हम ये करते थे कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा देते थे। कैसे? ये आप करके देखिए। अभी फिर फ्लू, जब सीजन बदलता है ना, फ्लू होता ही है, बुखार होता ही है। बुखार मतलब वायरस अटैक करता ही है, वो कोई नई बात नहीं है, जन्मों से है। कोई आप में से है जिनको साल में एक बार बुखार ना आया हो पिछले, जब से आप पैदा हुए? कोई भी नहीं। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को बुखार है, जो कि हर जगह है आजकल, होता ही है, हर साल बारिश के सीजन होता ही है, आप सिर्फ इतना कीजिए, आप एक इतनी बड़ी बाल्टी लीजिए और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस का पानी रखिए, उसमें दोनों पैर डुबो दीजिए, आधे घंटे बैठिए। 42 डिग्री मेंटेन करना है तो पानी बदलते रहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आधे घंटे बाद आप देखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके आधे घंटे बाद देखेंगे टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि बीमार अब थे ही नहीं कभी। बुखार ऐसे भागेगा जैसे बुखार था ही नहीं कभी। एक बार कीजिए, किसी किसी को 2 बार करना पड़ता है। अभी जो मैंने पिछले 1 मिनट में बताया, ये है इलाज। आज तक ये इलाज फेल तो नहीं हुआ कभी। मैं तो बोल रहा हूं आधे घंटे का ही तो है, आधे घंटे करके देख लो, राइट। हम यहां खड़े हैं, राइट, करके देख लो। ये प्रोग्राम जब तक खत्म होगा, राइट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में इस वक्त कोई भी अगर बुखार से पीड़ित है, बुखार तो बीमारी है नहीं, तो बॉडी को आपने सपोर्ट किया, बॉडी बुखार दे रही है, तो जब बॉडी बुखार करती है ना, तो बॉडी अपने अंदर जो ऊर्जा है उसको यूज करती है, आपके अंदर की एनर्जी, तो इसलिए आपको कमजोरी का महसूस होता है। तो बॉडी को हम बोलते हैं भाई आप अपनी बॉडी, अपनी ऊर्जा ना यूज करो, हम गर्मी पैदा कर देते हैं। गर्मी चाहिए ना, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, इतना ही तो होगा, तो उसको मार डालो। तो हमने टेम्परेचर क्या किया, घटाना नहीं है, उल्टा बढ़ाना है। तो जिस चीज को आप बोलते हैं मेडिकल साइंस, वो मेडिकल साइंस भी यही बोलता है। ये मैंने मेडिकल साइंस से ही लिया है, लेकिन जो डॉक्टर बोलता है, हॉस्पिटल बोलता है, वो मेडिकल साइंस नहीं, दैट इज ए मेडिकल इंडस्ट्री। ये समझना पड़ेगा, दैट इज ए मेडिकल इंडस्ट्री।
जो चीज मैंने अभी बताई, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए क्या ये सच है, वो बोलेगा नहीं उनकी बात, मैं आप बोलिए सच है कि नहीं, किसने बताया ये मत बोलना, मेरा नाम तो लेना नहीं, राइट। आप बस बोलना ये सच है कि नहीं ये बताओ, और अगर झूठ है तो साबित करो, राइट। और किसी को बोलने पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद करके देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हेल्थ इंडिपेंडेंस। क्या आप हेल्थ वाइज फ्री हैं? क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? राइट। हेल्थ वाइज इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इंडिपेंडेंट। अगर आप रोज सुबह उठ के दवाई ले रहे हैं कोई ना कोई, सुबह शाम दोपहर, कैसे इंडिपेंडेंट है? और अगर आपको लगता है कि वो दवाई की वजह से जिंदा है, वो दवाई की वजह से आप जिंदा नहीं है, वो दवाई की वजह से वो जिंदा है जिसने आपको वो दवाई दी है। ये बात याद रखिए, राइट। सो आजकल के जो डॉक्टर हैं उनको ये याद रखना होगा कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा, है ना। तो जो सच है, सच तो यही है। अगर हम बोलते हैं, देखिए मेरा ये मानना है, वो आयुर्वेद हो या यूनानी दवाई हो या नेचुरोपैथी हो या फिर योग हो या फिर ये एलोपैथी हो, जिससे भी इंसान फास्टेस्ट ठीक हो जाए, सेफेस्ट तरीके से ठीक हो जाए, लंबे समय तक ठीक रहे, सस्ते में ठीक हो जाए, और हो सके तो खुद ही इलाज कर ले, वही पद्धति बढ़िया है ना सबसे। हमें ये नहीं देखना कि एलोपैथी लेना है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं कि आप वो लो जो फास्टेस्ट। अच्छा, जब भी आप किसी पद्धति का चुनाव करेंगे, बीमार पड़ेंगे, तो आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि बिल्डिंग बड़ी है कि नहीं, कितने लोग जा रहे हैं, कितना महंगा है, उसकी कितनी डिग्रियां हैं, ये क्राइटेरिया तो एक तरह का हो सकता है। दूसरा है कि क्या फास्टेस्ट ठीक हो सकता है तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से, राइट, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, क्या सेफेस्ट, कुछ और नुकसान तो नहीं करेगा मेरा। तीसरा, सस्ता होना चाहिए ना बिल्कुल। और चौथा, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक बार ठीक हुआ तो दोबारा बीमार ना पड़ूं। और पांचवा, हो सके तो मैं खुद ही कर लूं। मानते हैं ना ये? अगर आप ये 5 क्राइटेरिया पे ही आप ये तय करना चाहते हैं कि ये 5 क्राइटेरिया जिस भी पद्धति में होगा वो मैं ले लूंगा, तो वो 5 क्राइटेरिया को पूरा करने वाली पद्धति मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। 5 क्राइटेरिया क्या? जब भी आप बीमार पड़ें, पहली बात तो ये है कि बीमार पड़ें तो पता कैसे चलेगा। अच्छा ये बताइए, जब आपको सिरदर्द होता है, दुनिया का कौन सा ब्लड टेस्ट है जो बता देता है आपको सिरदर्द है? कोई नहीं। आप खुद बताते हैं ना भाई, पेट में दर्द है खुद ही बताते हैं, पैर में घुटने में दर्द है खुद ही बताते हैं, कोई टेस्ट तो नहीं है। ये जो टेस्ट है ये एक और खेल है, राइट। तो इसको क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे, हम सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। करना क्या है आपको? जब भी बीमार पड़े तो कौन बताएगा आपको बीमार हैं? आप खुद ही बताएंगे। आपको एनर्जी नहीं आ रही है, आप काम, नॉर्मल काम जो करते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, थक जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बॉडी बता रही है आप बीमार हैं, तो बीमार हैं। अब मेरी बॉडी बता रही मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अगर टेस्ट कराऊंगा, मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी इंसान स्वस्थ से स्वस्थ ले आइए, उसको सारा टेस्ट कराइए, वो टेस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बीमार इंसान पाया जाएगा। वो टेस्ट बने ही ऐसे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले सोल्यूशन बता दूं आपको करना क्या है। जब भी आप बीमार पड़े, कैसे पता चलेगा बीमार पड़ते हैं? बीमार दो ही तरह से पड़ता है इंसान, दो ही तरीके हैं आपके बीमार पड़ने के। एक, आपके बॉडी में कोई भी केमिकल, जैसे कोई भी न्यूट्रिशन, विटामिन हो, मिनरल हो, हार्मोन हो, उसका कम ज्यादा जब हो जाता है तो बॉडी में कमजोरी आने लगती है, या बॉडी में कहीं दर्द करने लगता है, या चक्कर आने लगता है, या उठा नहीं जाता है, या डिप्रेशन में हो जाता है इंसान, आलस आने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती है, राइट। बॉडी में जब इम्बैलेंस हो जाता है, इसे कहते हैं मेडिकली होमियोस्टेसिस का बिगड़ना। तो जब भी कभी आपको कोई भी दिक्कत इस तरह का है, सुस्ती आने लगा, वीकनेस आने लगा, थकान आने लगी, कहीं कहीं बॉडी में दर्द है, वो घुटने का दर्द हो सकता है, सिर का दर्द है, ओवरऑल दर्द है कहीं भी, तो मन नहीं कर रहा खाने का, डिप्रेशन में आ गए, तो ये है मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस या न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। तो बैलेंस को वापस ले आओ, राइट। तो दिस इज द वन वे जब इम्बैलेंस होता है। दूसरा तरीका ये है एक्युमुलेशन, कोई चीज इकट्ठा होने बॉडी में शुरू हो जाती है, इकट्ठा, जैसे पानी भरना शुरू हो गया। जब आप पानी पीते हैं तो बॉडी कुछ तो यूज करता है और कुछ एज ए यूरिन पेशाब के रास्ते पास कर देता है। इमेजिन कीजिए इस दुनिया में ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हमारे आसपास, जिनका बॉडी पेशाब ही नहीं कर पाते वो लोग, तो क्या होगा? पानी तो पिएंगे लेकिन पेशाब नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो बलून की तरफ, बलून जैसे बढ़ता जाता है ना, तो उनका बॉडी बलून है, हमारा बॉडी बलून है, तो हमारे हाथ में, पैर में वो जो फ्लूइड है, वो जो लिक्विड है, वो इकट्ठा होने लगता है। तो कैसे बलून अगर फूंक मारते जाएंगे तो क्या होगा? वो बड़ा होगा ना। वैसे उनके हाथ पैर देखेंगे तो, गाल देखेंगे तो, पैर देखेंगे तो हाथी की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हवा भरेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो वैसे इंसान में भी होता है, फट जाते हैं, मर जाते हैं फिर, है ना।
तो दो तरह से इंसान बीमार पड़ता है, एक तो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यहां ये पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पोटेशियम बढ़ गया या सोडियम घट गया या कोलेस्ट्रॉल घट गया या शुगर बढ़ गई, इसको जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरत है कि आप बीमार है कि नहीं, क्योंकि बॉडी ने आपको सिम्टम दे दिए, डिस्कंफर्ट दे दिए, राइट। आपको ये पता करने की जरूरत नहीं कि हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना, नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप थकान उठ ही नहीं पा रहे हैं, सुबह आप काम पे जा नहीं पा रहे हैं, आपके नॉर्मल रूटीन में रुकावट आ रही है, तो बीमार है। ये डायग्नोसिस बॉडी ने दे दिया। अब हमें मतलब सिर्फ ठीक होने से है, राइट। हमें कोई पैरामीटर को नहीं चेस करना, हमें जो सिम्टम आ रहे हैं गायब कर देना है। तो वो हम कैसे करते आए हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल, जो पिछले 10 साल से हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड DIP डाइट। DIP डाइट बड़ा सिंपल है, मैं तो चैलेंज से बोलता हूं कि इसको आज से अपनाइए 3 दिन के लिए, 3 दिन, राइट। 30 मिनट मेरे साथ लगा रहे हैं तो 3 दिन भी मेरी बात मान के चलिए। अगर इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, खासतौर पे जो आजकल के टर्म में अगर बोलूं, जो शुगर के पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं, जो दवाइयां रोज लेते हैं और दवाई नहीं ले तो उनको फिर उनका शुगर बढ़ जाता है, कैसे पता चलेगा, फिर उनके बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार थकान होगी, राइट। इस तरह से पता चलेगा, ठीक से दिखाई नहीं देगा, इस तरह से पता चलेगा। जो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसको ठीक करना है, थकान हो रही, इसको ठीक करना है, ठीक है ना। और फिर वो शुगर भी चेक करते रहते हैं, वो भी बढ़ा हुआ दिखता है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, थायराइड वाले पेशेंट हैं इनको क्या करना चाहिए, BP जो लेते नहीं लेंगे तो एकदम से बढ़ जाएगा उनका BP और उनको सिरदर्द होने लगेगा, फिर वही सारे सिम्टम आने लगेंगे। तो उनको क्या करना है, सिंपल DIP डाइट। DIP डाइट बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रेट सोल्यूशन पे जा रहे हैं। 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, फल कम खाना नहीं, खूब खाना है। 3-4 तरह के फल ले ले, जो पसंद है। अभी तो आम भी आ रहे हैं, केले हैं, चीकू है, राइट। जो डायबिटीज के पेशेंट है वो मीठे फल जरूर खाएं और ज्यादा से ज्यादा खाएं। जितने मीठे फल खाएंगे उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। तो मतलब कितने खाएं, कम से कम 2 किलो तो खाएं आम। अगर मन करे तो 3-4 किलो भी खा सकते हैं, और मन करे तो सिर्फ फल खा के ही रह सकते हैं पूरे दिन। तो हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे ही ये सुनते हैं वो क्या करते हैं, पिछले 10 साल से मीठे तो खाए नहीं, क्योंकि डायबिटीज बोला डॉक्टर ने आम नहीं खा सकते, वो 10 साल जो का पहले दिन में ही उन्होंने हिसाब पूरा कर दिया, वो भी हो सकता है। आप जितने ज्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो कैसे खाना है, 12 बजे तक पेट भर के या मन भर के फल खाना है, पेट भर के या मन भर के, जितने में या तो मन भर जाए या पेट भर जाए तब तक खाते रहना। 1 बार खाएं, 2 बार खाएं, 10 बार खाएं, लेकिन खाएं सिर्फ फल, राइट। रोटी नहीं, पराठे नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं, ब्रेड नहीं, पास्ता नहीं, नूडल्स नहीं। मैं भूखे रहने नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि फल खाएं। कौन सा फल खाएं ये भी मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं जो आपका दिल करे वही खाएं, जो आपको मिल जाए वही खाएं, लेकिन खाएं पेट भर के। स्टेप 1, राइट। अब स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी बैठें, कभी तो बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप वही खाएं जो खाते आए, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाएं, वो अचार वगैरह जो भी खाना है, इडली डोसा जो खाना है वो डाल दें, उल्टा सीधा जो खाना डाल दें उसमें, और वो खाना जरूर है। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 में सलाद खाएं। कितना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के वेट के अनुसार, राइट। आपका बॉडी का वेट जितना भी उससे इंटू गुना 5 कर लीजिए। मेरे बॉडी का वेट 70 kg इंटू 5, 350 हुए, 350 ग्राम, है ना। इतना आप एक वेइंग मशीन रख लीजिए और वेइंग मशीन से तौल के इतना खा लें। इतना खाने के बाद होगा क्या कि पहले दिन आपको लगेगा 350 ग्राम खा लिया, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता। फायदा क्या हुआ प्लेट 2 के रखने का, रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन 1 दिन 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जब सलाद इतने क्वांटिटी में खाएंगे ना, आपकी भूख बढ़ जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो अब भी 4 रोटी से ही आपको सेटिस्फेक्शन होगी, प्लस सलाद भी खा रहे हैं उसके बावजूद भी, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, लंच में या डिनर में पहले सलाद खाना है 350 ग्राम, अगर मेरी तरह वेट है, या अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे करना है। 350 का 300 ग्राम हो गया कोई बात नहीं, लगभग इतना खाना है। उसके टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह, राइट। या थोड़ा स्टीम कर लिया, जैसे ब्रोकली स्टीम कर लिया, मटर स्टीम कर लिया, गोभी स्टीम कर लिया, मिक्स करके आपने खा लिया। अब आपने रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया। लंच में डिनर में भी सेम, डिनर 7 बजे तक कर लें, नहीं तो 8 बजे तक कर लें, उसके बाद नहीं। 2 चीज छोड़ दें बस। एक जो जानवरों से निकल के आती है, जानवरों से क्या निकल के आ सकती है, मीट मछली ये सब अंडा वगैरह तो है ही, डेयरी प्रोडक्ट भी, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ।
अब यहाँ पे एक बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ आप करके देखें जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। तो जीवन भर तो पीते ही आए हैं, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। मैं तो बोल रहा हूँ 3 दिन के लिए मत पी के देखिए, 3 दिन में ऐसा क्या डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर दूध अच्छा है भी तो आपके अनुसार। दूसरी चीज जो छोड़नी है वो है जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, रिफाइंड चीजें हैं, छोड़ दीजिए उसको। उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे नट्स ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, खजूर खा सकते हैं पेट भर के, पूरे दिन भर खाते रहिए। किशमिश खा सकते हैं पेट भर के, जब तक पेट ना भरे या मन ना भरे, जब मर्जी आधी रात को भी खाइए। जो मैंने अभी बताया अभी पिछले 5 मिनट में, अगर आपने ऐसा किया, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, राइट, जो दवाई ले रहे हैं, उनकी मजबूरी हो जाएगी तीसरे दिन तक दवाई को छोड़ने में। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, समझते हैं आप, लो ब्लड शुगर। और जो इंसुलिन के पेशेंट हैं, मैं उनको वार्निंग देता हूं कि अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं जो मैंने बताया आपको, तो आपको इंसुलिन लगभग आधी करनी पड़ेगी, 50% या 40% रिड्यूस करना पड़ेगा। नहीं किया तो इतना नीचे चला जाएगा कि कोमा में चले जाएंगे आप। इसीलिए अगर आप ये कर रहे हैं जो मैंने बताया, तो आपको बार बार शुगर चेक करना है और इंसुलिन को कम से कम लेना है, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। और अगर आपने जो मैंने अभी बताया वो 3 दिन के बजाय आपने 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिनकी दवाइयाँ वो दवाई छूट ना जाए पूरी तरह से। इंसुलिन जो है वो मैंने देखा 15 दिन से लेके कई बार 1 महीना भी लग जाता है छूटने में। चलो 1 महीना लग जाएगा। जो ब्लड प्रेशर की दवाई मैंने देखा 1 हफ्ता लगता है छूटने में। छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के छोड़ दिया। ब्लड प्रेशर इतना नीचे जाएगा तो क्या करेंगे आप, राइट? आपके पास चारा नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग वेट घटाना चाहते हैं, हमें वेट नहीं घटाना है। क्या वेट घटाना चाहते हैं? अगर बोले वेट घटाना है तो किसका वेट? हड्डियों का वेट घटाना चाहते हैं आप, मसल का वेट घटाना चाहते हैं। कोई चीज अगर एक्स्ट्रा है बॉडी में, पेट एक्स्ट्रा है मान लो किसी का, राइट, किसी के थाइज एक्स्ट्रा है, बट्स एक्स्ट्रा है, पीछे जहां जहां एक्स्ट्रा है वही तो हटाना है आपको। जो एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा स्टोन भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है। तो जो मैंने अभी बताया डाइट, वो करने से आप देखेंगे, आप वेस्ट मेजर कीजिए और वेस्ट का साइज आप देखेंगे, अगर ज्यादा है तो कम होने लगेगा। जिनका ऑलरेडी कम है उनका नहीं होगा कम, जिनका ज्यादा है कम होने लगेगा। 1 महीने में हमने देखा ऑन एवरेज 10% वेट घट जाता है, 10%, और दूसरे महीने 5%, दूसरे महीने 5%, इस तरह से होता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये है सेफेस्ट, फास्टेस्ट। ऐसा कौन सी और दवा है जो 3-4 दिन में ब्लड शुगर को कम कर दे और हमेशा फिर कम ही रहे? ब्लड प्रेशर की दवाई 7 दिन में कम कर दे और हमेशा कम ही रहे, फिर ऐसी कौन सी दवाई? और फास्टेस्ट, सेफेस्ट, कोई नुकसान नहीं है, ये तो फूड है, राइट? लॉन्ग लास्टिंग करके देखिए। और क्या, एक ही तीर से कई सारे निशाने। आपको नहीं पता आपके बॉडी में हो सकता है कोई सिस्ट हो सकता है कोई ट्यूमर हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो उस पर भी काम करेगा, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सस्ता है। मैं नहीं बोल रहा कि महंगे वाले फल खाओ, सस्ते वाले खा लो। सब्जियां तो सस्ती हैं, उल्टा पकाते हैं आप उसको, कुक करते हैं, तब तो महंगा बन जाता है, उसको तेल भी डालो और, है ना, तो ईंधन भी यूज होता है। तो इसको कीजिए। तो पहली बात कि जो भी इम्बैलेंस बॉडी में है, वो केमिकल इम्बैलेंस है, वो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमें नहीं पता, ना ही हम उसका टेस्ट करा के पता करना चाहते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए? आपके सिम्टम चले जाएंगे, डिस्कम्फर्ट चले जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा आप ठीक हो गए। जो मैंने आपको बताया, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही करते हैं। इस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राइट, जो कि एम्स के बराबर माना जाता है, आयुष मंत्रालय, इनके डॉक्टरों ने बोला कि आप जो ये करते हैं इस पे हम क्लिनिकल ट्रायल करके देखेंगे ये सच है कि नहीं। ऊपर से आप दूध मना करते हैं, आयुर्वेद के खिलाफ है, इसको भी हम देखेंगे। उन्होंने ट्रायल किया, ट्रायल का नतीजा गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उसमें डाला, राइट, clinicaltrial.gov, राइट, GOV। और उस ट्रायल के नतीजे में उन्होंने ये बताया कि जो इन्होंने बोला वो हमने ठीक पाया कि ये जो DIP डाइट है, इससे वाकई में लोगों को फायदा होता है, दूध छोड़ के फायदा होता है। ये किसका? ये मेरा नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, खैर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो जो एक बात बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड, थैंक यू फ्रेंड्स, कि एविडेंस तो है, सबूत तो है, और सबूत मेरा नहीं है, सबूत खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन वो जो सबूत मिल गया है कि इससे डायबिटीज ठीक हो सकती है, हड्डियों की बीमारी ठीक हो सकती है, और इंसान बड़े आराम से घर बैठ के ठीक हो सकता है, ये सबूत को छुपा के क्यों रखा है? जिस तरह से सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, जिस तरह से, अरे उस तरह से क्यों नहीं हर जगह पहुंच गया? जिस तरह से वैक्सीन का रोज गाना गाते हैं, उस तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं? राइट, कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये ठीक नहीं है तो आप क्यों डाल रहे हो वेबसाइट पे ठीक है?
और अगर वह वेबसाइट में किसी कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन कोने में पड़ा है तब भी वो ठीक तो ठीक ही होता है ना। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और आपको अगर जरा भी शंका है, जो मैंने अभी बोला, आप लोग फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, अपने सोशल मीडिया में लिख के देखिए DIP डाइट से कोई ठीक हुआ है। आप ही के सर्कल में बहुत सारे लोग हाथ रेस करेंगे आपके ही अकाउंट में कि हम ठीक हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये काम करता है और उसके बाद भी ये प्रचार नहीं हो रहा है? क्योंकि हम आप गुलाम हैं, राइट। गुलामी वही नहीं कि बंदूक लेके अगर आपके सिर पे लग, जैसे 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अंग्रेजी दवा के गुलाम हैं, राइट। मतलब दूर से ही आपको गुलामी कर रहे हैं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? पास जाके अगर बंदूक लगाएंगे, हो सकता है रिस्क है कि बंदूक छीन के आपको मार दे, जैसा हुआ 1947 से पहले, तभी वो भाग गए। तो इसीलिए दूर से ही अगर कंट्रोल कर पाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो दूर से कंट्रोल हो रहे हैं, दूर से आप कंट्रोल हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग थायराइड की गोली ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली, फॉर दैट मैटर कोई भी दवाई ले रहे हैं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको लेने की कोई भी जरूरत है कभी भी। मेडिकल साइंस के हिसाब से ही जरूरत नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से जरूरत है, राइट। तो लेकिन वो कैसे उससे पीछे छुड़ाएं, वो भी मैंने अभी आपको 1 मिनट 2 मिनट में 5 मिनट में बता ही दिया आपको। तो ये सारी दवाइयाँ ये गुलामी की निशानी है। अगली बार जब आप दवाई ले रहे होंगे तो याद रखिए ये दवाई मुफ्त में नहीं आई है, राइट। अगर आपको मुफ्त में मिली भी है तब भी आपके टैक्स के पैसे से ही आया है। जैसे वैक्सीन है, वो फ्री में थोड़ा ना है, ये हमारे ही पैसे से हमें ही दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये एक जहर है जो आपको दिया जा रहा है, वो भी आसान करा के, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो बॉडी है, बॉडी में कोई भी चीज डालना है तो मुंह से डालना है ना। जब ब्लड से कोई चीज जाती है, जैसे वैक्सीन है, राइट, तो वो बॉडी को वो कोई रास्ता नहीं जाने का, एंड दैट इज, वो शॉर्ट टर्म में भी डैमेज करता है, लॉन्ग टर्म में भी डैमेज करता है, पूरी तरह डैमेज करता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी एक वैक्सीन जो किसी बीमारी को थोड़ा बहुत ठीक करती हो या उसको प्रिवेंट करती हो, फॉर दैट मैटर, तो फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना के वैक्सीन लग रहे हैं, सभी को लग गए, 200 डोज लग गए, राइट, मुझे छोड़ के और सुरेश जी को छोड़ के, बाकी सबको तो लगेगा इस दुनिया में, आपको भी छोड़ के। यहाँ कुछ लोग हैं हाँ जो बचे हुए हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और छोड़ गए, पीछे भी कुछ हाथ रेज हैं। तो लेकिन इसके अंदर क्या है जो लग रहा है? सुरेश जी क्या आपको पता है इसके अंदर क्या है? मैं बताता हूँ क्या है इसके अंदर। इसके अंदर फीटल बोवाइन सीरम। फीटल बोवाइन सीरम क्या होता है? फीटल बोवाइन सीरम, राइट, FBS। गौ माता जिसको हम अभी प्रणाम करके आए हैं हम और आप, राइट, उन्हीं का जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो बछड़ा है जो अभी अजन्मा है, उसके जिंदा रहते हुए पेट में उसके, तब उसको छेद करके उसके हार्ट तक पहुंचा के पाइप, उसके हार्ट के अंदर का जो खून है उसको निकालते हैं, जिसे बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम, राइट। ऐसे करने में वो गौ माता की भी डेथ हो जाती है और बछड़े की भी डेथ हो जाती है। तो उससे बनाए ये सारे वैक्सीन, राइट। तो हाँ, ये तो वो अगर इसके बाद भी अगर बोलते हैं आप हिंदू हैं, राइट, इस मतलब वही खून तो दौड़ रहा है ना आपके, जिन लोगों ने भी वैक्सीन लिया वही तो दौड़ रहा है, राइट। तो ये समझना पड़ेगा क्या हम गुलाम हैं? हम गुलाम तो हैं ही, क्योंकि ये तो हमारे धर्म का भी खिलाफ हो गया और हम तो आराम से बैठे हैं, उल्टा चौथे डोज की तैयारी कर रहे हैं, तीसरे चौथे पांचवें वो तब तक लेते रहेंगे जब तक इंसान पूरी तरह से खून आपका चूस ना ले, तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन वो चल भी क्यों रहा है? वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आप चलने दे रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हम क्या करें, हमारी नौकरी है। अब बोले फिर कुछ मत करो फिर आप। 1947 से पहले अगर ये सोच लिया होता क्रांतिकारी लोगों ने कि हम क्या करें, तब आज हम इस तरह से थोड़ा ना इस तरह से बात कर पाते, तब तो हम गुलामी रहते ना। तो इस तरह से आज भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है? 1940 में आया था एक बाजार मेडिसिन। आयुर्वेद को का नाम दिया गया था बाजार मेडिसिन। जो भी बाजार मेडिसिन की बात करेगा उसे जेल में डाल दो। बाजार मेडिसिन मतलब गैर कानूनी मेडिसिन, ऐसा हो गया। और यहाँ के जितने भी सारे टेक्स्ट थे वो उठा के ब्रिटेन ले गए, राइट। और एक कानून ले आए, उस कानून का नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, राइट। और वो कानून अंग्रेज तो चले गए, वो कानून आज भी है। और वो कानून की जो धारा है मेरे ऊपर भी लगी हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। और उस कानून के तहत अगर कोई ये बोल दे कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला अभी, तो जेल हो सकता है। वो तो सुरेश जी जैसे लोग हमारे आसपास हैं तो हम बचे हुए हैं जेल से थोड़ा बहुत, हाँ, नहीं तो अभी तक हम इधर नहीं होते, जेल में होते हैं। तो आप भी कभी बोल के देखिए कि हाँ ये ठीक हो सकता है,
या ठीक हो जाता है। वो ठीक होना बोलना अलाउड नहीं है। तो ये तो गुलामी है ना, जबकि ठीक होता है, लाखों लोग ठीक हुए हैं, करोड़ों लोग ठीक हुए हैं। एक तरह से हम बीमार पड़ते हैं, दूसरी तरह से हम बीमार कैसे पड़ते हैं वो बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। दूसरी तरह से बीमार पड़ते हैं, मैंने बताया था बलून का एग्जांपल देके, जब आपके बॉडी में कोई चीज इकट्ठा होने लगता है और वो बाहर नहीं निकलता है। हम जिस स्पीड से जो भी चीज बॉडी में जाती है उसी स्पीड से बॉडी से बाहर आती है, तो ही बैलेंस बना रहता है। आप पेशाब जाते हैं दिन में कई बार, तो पेशाब के रास्ते जो जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए वो किडनी उसको फिल्टर करके बाहर भेजता है, राइट। लेकिन पेशाब ही नहीं करेंगे तो ना तो पानी निकलेगा, ना ही जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए वो निकलेगा, तो वो कहाँ रह जाएगा, वो बॉडी के अंदर रहेगा। कितने दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, महीना। उसके बाद बॉडी वो गुब्बारा है, वो फटेगा ही फटेगा, आप मर जाएंगे। इसे बोलते हैं किडनी पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट, राइट। बोलते हैं किडनी फेल हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सबसे अच्छी बात क्या हमारी बॉडी की, बॉडी हम ये बोलते हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स, हमारे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, 7 हॉस्पिटल इस वक्त हैं, और कोविड सेंटर हमारे 3 थे। अब तो कोविड सेंटर की जरूरत, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते थे, हम कोविड सेंटर नहीं बोलते थे, लोगों के लिए कोविड सेंटर, हमारे लिए फ्लू सेंटर। तो हम ये बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स को कि किस तरह के पेशेंट हमें लेने चाहिए। अगर कोई पेशेंट सांस ले रहा है और खा सकता है तो वो जिंदा रह सकता है, बस यही 2 चीज। सांस ले रहा है ना, खा सकता है या पी सकता है, हाँ, तो जिंदा रहेगा वो, क्यों मरेगा वो। अच्छा, कैसे जिंदा रहेगा? अब मान लो एक पेशेंट आता है, उसको वो ऑलरेडी डायलिसिस, अब ये जो डायलिसिस है ये कौन सी वेस्टर्न पद्धति है या आयुर्वेद का है? वेस्टर्न है। वेंटिलेटर कहाँ का है? वेस्टर्न है। तो ऐसा लगता है देखो जी, उन्होंने वेंटिलेटर दे दिया, उन्होंने डायलिसिस की मशीन दे दी, तो वो तो देखिए कोई चीज बहुत बड़ा मशीन है, लेकिन क्या उससे फायदा हो रहा है कि नहीं, ये तो देखो ना। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये तो देखो। या आयुर्वेद में उसका ऑल्टरनेट कुछ है क्या, वो देख लो। आयुर्वेद में ऑल्टरनेट है और बहुत बढ़िया है, और वो घर बैठ के कर सकते हैं। घर बैठ के वेंटिलेटर घर बैठ के बना सकते हैं। अभी 1 मिनट में वेंटिलेटर बनाना सीखना है आपको, आधा मिनट लगेगा वेंटिलेटर बनाना सीखने में, और आधा मिनट लगेगा डायलिसिस मशीन बनाना सीखने में। तो 1 मिनट में दोनों चीज सिखा देता हूं, उसके बाद फिर सवाल जवाब कर लेना, ठीक है ना। तो पहले कौन सा सीखना, वेंटिलेटर बनाना या डायलिसिस की मशीन बनाना? चलिए पहले वेंटिलेटर बनाने की बात करते हैं। वेंटिलेटर कैसे बनाना है? वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर समझ लीजिए, वेंटिलेटर मतलब जब इंसान का लंग्स काम नहीं कर रहा है तो वो सांस नहीं ले पा रहा है। जैसे अभी आपने सुना राजू श्रीवास्तव जी के साथ हुआ कि अब वेंटिलेटर पे डाल दिया है, क्यों? क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, वेंटिलेटर पे डाल दो उसको। तो वेंटिलेटर क्या, एक मशीन है जो लंग्स की तरह काम करता है, वो लंग्स को फोर्स करता है कि वो आप सांस ले पाए। तो लेकिन एक बात है कि जब तक वेंटिलेटर तब तक वो जिंदा है, या यूं मानो कि वो कोमा में है और जैसे ही वो निकाल दिया तो वो मर, तो वो डेड बॉडी है, लिविंग डेड बॉडी एक्चुअली वो, राइट। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पिछले 15 साल में, सबसे पहले जो मेरा पहला हॉस्पिटल था, पहला सेंटर था, वो वियतनाम में था। ये जो वियतनाम में BMMO, ये हमारे वियतनाम का जो मेरा हॉस्पिटल है उसका ही नाम है हमारा। तो तब से लेके अभी तक मैंने कभी भी किसी इंसान को वेंटिलेटर से बाहर आके जिंदा रहते हुए देखा नहीं है। कुछ दिनों के लिए जिंदा रहते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो भी पैथेटिक स्टेज में, राइट। वो घर वाले सोचते हैं मरी जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी हालत देखी नहीं जाती इसलिए। तो वेंटिलेटर जो है, अपने दुश्मनों को भी, अगर कोई मरने लग रहा तो मरने लगे, लेकिन उनको वेंटिलेटर कभी किसी के लिए मत बोलिएगा। इट इज सो पेनफुल, राइट। वो इतना ज्यादा दर्दनाक मौत देता है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जब कोई सांस नहीं ले पा रहा ठीक से, तो वो फेफड़ों को जबरदस्ती काम कराने का जो एक टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर। अब करना क्या है, हमने क्या किया, हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, अब मैं सिखा रहा हूं, इसको समझिए। देखिए इस वक्त जैसे मैं सांस ले रहा हूं, आप भी सांस ले रहे हैं इस वक्त, और मान लो कोई ऐसा इंसान मिलता है जो सांस नहीं ले पाता, ऐसे करने लगता है, तो समझ लीजिए सांस नहीं ले पा रहा, वो बोलेगा भी तकलीफ हो रही है सांस लेने में, ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करें कि वो सांस ले पाए? याद कीजिए जब जिसे बोल रहे थे कोरोना का सेकंड, बोल रहे थे ना दूसरी लहर, तब आप टीवी में देख रहे थे कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा, याद आ रहा है कुछ, राइट। तो लोग क्या कर रहे थे और क्या गड़बड़ कर रहे थे और कैसे सांस लिया जाता है, इस बात को थोड़ा 1 मिनट में समझ लीजिए। वेंटिलेटर की टेक्नोलॉजी आपको समझ आ जाएगी, आपको क्या करना है ये भी समझ आ जाएगा, और हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं अभी आज की तारीख में भी वो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए आपका जो लंग्स है, राइट, और जब आप जो गाड़ी में, जब आप गाड़ी में आपने देखा
लोगों को बैठे हुए लेटे हुए गाड़ी में देखा आपने, जो कार में ले जा रहे थे उनको दूसरी लहर में, और कार में बैठे हैं, ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कैसे बैठे हुए थे कार में? याद कीजिए, वो ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे करके इस तरह से बैठे हुए थे। इस वक्त अगर आप ऐसे बैठेंगे जैसे मैंने बोला, आप भी सांस नहीं ले पाएंगे। बैठ के देखिए इस वक्त, राइट नाउ अगर आप ऐसे करते हैं आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो जितने भी लोग आप देखेंगे गाड़ी में जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो कैमरा दिखा रहे हैं, सबके सब ऐसे बैठे हैं। ऐसे कौन सांस ले पाता है? कोई नहीं ले पाता ऐसे सांस। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि ये जो हमारी बॉडी की बनावट है, जब आप ऐसे लेटते हैं, चाहे आप सीधे लेट जाएं पीठ केवल, तो आपका हार्ट ऊपर है, लंग्स नीचे है, तो लंग्स की कैपेसिटी 20% कम हो जाती है। तो पहले से वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लंग्स है उन लोगों का, ऊपर से 20% और कम हो गया, तो ऐसे में सांस लेना मुश्किल होता है, राइट? तो ये समझना होगा। तो ऐसे लोग जब सांस की तकलीफ हो, उसको खड़ा नहीं होना है, ना ही उसको ऐसे बैठना है, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं बैठना है, राइट? तो क्या करना है? उसके लंग्स को 20% बढ़ा देना है। कैसे? लाइक दिस। अब ऐसे हो जाइए इसी वक्त। अब देखिए आपकी सांस बड़े खुल के आएगा इस वक्त। आपने कुछ नहीं किया, आप जस्ट ऐसे बैठ गए, राइट? तो हमारे हॉस्पिटल जब पेशेंट होते हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट, उनको सांसों की दिक्कत ज़्यादा आती है, पानी भर जाता है सांसों में, ऐसे बिठा देते हैं। अच्छा, ऐसे बैठने के बाद भी अगर सांसों में फिर हम ऑक्सीमीटर लगा देते हैं उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए, उसमें ऑक्सीमीटर में आता रहता है कि अब उसके ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, साथ ही साथ 10 मिनट के अंदर आप करके देख सकते हैं कभी। और फिर भी अगर नहीं हो रहा, लास्ट फिर हम साथ में एक पंखा, छोटा पंखा होता है, 200 रुपये का आता है, वो पंखा बैटरी वाला, वो यहाँ लगाते हैं नाक से 6 इंच दूर। पंखा जब लगा के चलाते हैं तो पंखा क्या करता है, याद रखिए ये जो एरिया ना, इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स, और वो ऑन कर देता है जब हवा पड़ती है। ऑन होते ही लंग्स डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, लंग्स और खुल जाता है और एकदम सांस आने लगती है जब वो पंखा लगाते हैं। और पंखा ना हो तो हम क्या करते हैं, जब हमारा इमरजेंसी हमारा हेल्पलाइन है पिछले 2 साल से, वो कोरोना के टाइम पे खुला था, आज भी है। तो अब जब कोई बोलता है डॉक्टर साहब हमें सांस नहीं ले पा रहे, तो उसके पास पंखा तो होगा नहीं। आप में से कितने लोग हैं जी छोटा पंखा? हम बोलते हैं गाड़ी में बिठाओ, वो बोलता है कि वो बोल रहा है हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा हाँ हॉस्पिटल ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ उसको। गाड़ी में बिठाते हैं उनको और बोलते हैं कि आप ऐसा करो, गाड़ी चलाओ और शीशा खोलो खिड़की, और उसको बोलो खिड़की के बाहर देखे कि हॉस्पिटल आए कि नहीं। जैसे खिड़की के बाहर झांकता है, हवा पड़ती है उसको और वो ठीक होने लगता है, और ठीक हो गया तो वापस घूम के आ जाओ। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये जो रिसेप्टर है इसको खोल दिया। रिसेप्टर खोलना है आपको। रिसेप्टर खोलने के 2 तरीके मैंने बताए कि या तो आप, जैसे अभी मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूं तो मेरे लिए दिक्कत है, राइट? अगर सांस की तकलीफ है, अब खड़ा ही होना है, बैठने की जगह नहीं है, तो ऐसे सांस ज्यादा अच्छी आएगी। अभी करके देखेंगे, अभी ज्यादा अच्छी आएगी, राइट? आगे की तरफ झुकना, खड़े होके या बैठ के, या फिर पेट केवल लेटना, राइट? इसे बोलते हैं प्रोन वेंटिलेशन। मेडिकल टेक्स्ट बुक में से प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं। पेट केवल लेटो और आगे पंखा लगा दो। तो ये है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर यही करता है, बस यही करेंगे। हमने यही किया, आज भी ये करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। याद रखिए, जो किडनी फेलियर के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, उनकी प्राइम प्रॉब्लम ही है सांसों की। क्यों? क्योंकि पानी भर जाता है ना सांसों में, लंग्स में ही भर जाता है पानी, फिर सांस नहीं ले पाते। उनको यही करते हैं हम। बाकी हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं। अभी जो सांस ले रहे हैं आप क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं? इट इज एयर और ऑक्सीजन? इट इज एयर। ऑक्सीजन अगर आप लेंगे तो निमोनिया हो जाएगा और पानी भरेगा। थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन और पानी भर जाएगा, वो मरेगा ही मरेगा। तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर हटा देते हैं और जो मैंने अभी बताया ये कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। हर बार ठीक होता है, हर बार। कितनी देर लगेगी ठीक होने में? ठीक होने का एहसास 15 मिनट में शुरू होता है, 10 से 15 मिनट में लगता है कि हाँ कंफर्टेबल है। लेकिन करना पड़ता है 2-4 घंटे 5 घंटे। करेगा, फ्री मुफ्त का हवा है भाई, क्यों नहीं करेगा, राइट? तो ये तो हुआ वेंटिलेटर का ऑप्शन। और ये सारी चीज आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ये कोई मेरी बना हुई चीज नहीं है कि मैंने कोई इमेजिनेशन इन्वेंट कर दिया। अपने पद्धति में सब कुछ है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये टेक्स्ट उठा के छुपा दिया गया है। खोखली आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुई एक। दूसरा क्या मैं आपको सिखाने वाला था? डायलिसिस। डायलिसिस, आपके आसपास ऐसे पेशेंट होंगे जो हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस के लिए जाते होंगे ना। तो ये कमाई है, परमानेंट बिजनेस, राइट? पूरे दुनिया की सारी बिजनेस टूट खत्म हो सकता है, ये बिजनेस नहीं जाता,
ये और बढ़ता रहता है, जब तक वो जिएगा वो इंस्टॉलमेंट देता रहेगा, राइट। तो इस तरह से कर दिया है। क्यों? पानी भर गया, और लॉजिकली देखिए पानी भर गया, डायलिसिस मशीन क्या करती है, वो खून से पानी निचोड़ के बाहर निकालती, जो कि वैसे यूरिन से पास होना था। हमारे हॉस्पिटल में आइए, हमारा हॉस्पिटल हिम्स डेराबस्सी जो पहला हॉस्पिटल खोला था चंडीगढ़ में, पूरे देश से और आसपास के देशों से भी पेशेंट आते हैं वहाँ पे और ठीक होके जाते हैं। डायलिसिस छूट जाती है उनकी, जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस, 3 बार डायलिसिस छूट जाती है। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि डायलिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, उसके बाद एक आध बार जरूरत पड़ती है, राइट। तो जिनको ज़्यादा हिम्मत नहीं है उनको बोलते चलो एक आध बार करा ही लो, लेकिन छूट जाता है। हम कैसे डायलिसिस मशीन बनाते हैं, ये अगला 1 मिनट, फिर सवाल जवाब। हम डायलिसिस मशीन को जैसे बनाते हैं, एक सिंपल बात याद रखिए, ये घर में आप कर सकते हैं। अब देखिए ये चारपाई है, राइट। तो चारपाई में ऐसे लेटते हैं आप, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे पेशेंट के चारपाई को इधर ऐसे कर देना है। यहाँ पे 3 ईंटें लगा दिए, 3 ईंटें, है ना। तो ये 1 फीट ऊंचा हो गया ना, राइट, और सिर की तरफ नीचे है, और ऐसे 10 डिग्री एंगल बन गया। ये 10 डिग्री एंगल बनाने के लिए, एंगल नापने के लिए इस तरह का वो आता है, राइट। सो इंक्लाइनोमीटर बोलते हैं, हालांकि अंदाजन भी काम करेगा। ऐसे जब लेटेगा पेशेंट, ऐसे कितनी देर, 2 घंटे, ऐसे जब पेशेंट लेटता है 2 घंटे, तो ये डायलिसिस हो जाती है, हर बार होती है, राइट। तो इसमें कितना पैसा लगा, करना क्या है इसमें, राइट। तो मैं तो बोलता हूं, जैसे ही कोई डॉक्टर बोले ना कि आपको डायलिसिस पे जाना है, उसी वक्त ईंटें उठा लो, डॉक्टर को मारने के लिए नहीं, यहां लगाने के लिए लगाना। अभी क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया कि ये तो झूठ फैला रहे हैं, हाँ, कि ऐसे ठीक होता है। हमने नवंबर महीने में एलटीजी ऑडिटोरियम बुक कर लिया, मैंने वहीं चिट्ठी लिखी, और पूरे देश में भी जितने भी आईएमए इंक्लूडिंग दिल्ली, चिट्ठी लिखी कि मैं यहीं पे खड़ा हूं, आप आओ और आप सामने सामने हमसे बात करो, हमारे पेशेंट भी यहीं पे, हम भी यहीं पे हैं। तो हुआ ये, दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने यहां से एक और केस कर दिया और एक नॉन बेलेबल वो कर दिया मेरे खिलाफ। लेकिन हमारे मित्र हैं सोमनाथ भारती जी, उन्होंने मुझे बेल दिलवा दिया, ताकि नहीं तो उनका ये था कि भाई ये जो मैंने कार्यक्रम रखा है कि भाई आप आओ, ओपन चैलेंज, मैं आप अभी भी बोल रहा हूँ, राइट, ये तो लाइव पूरे देश में चल रहा है, कि किसी को भी लगता हो कि 1% भी ये झूठ है, डायलिसिस नहीं होती, तो भाई हम यहाँ खुले खड़े हैं, आप आओ। और जो पेशेंट है वो ऐसे करके देखे, करके देखने से क्या पता चलेगा, उसकी यूरिन आउटपुट शुरू हो जाती है, जिसका पेशाब नहीं हो रहा हो। कैसे शुरू होती है ये साइंस जानना है तो वो अलग बात है। यहां से ब्लड फ्लो होता है वापस, और यहाँ किडनी पे जाता है, राइट, किडनी पे जाता है, हार्ट पे जाता है, इससे इस एरिया में जब जाता है, खून पहुंचता है, तो खून ही पहुंचाना है हमें, खून ही आपको ठीक करता है, वहां किडनी रिपेयरिंग करेगी। और अब वो बोलेगा मुझे पेशाब जाना है, उसका पेशाब आने लगेगा, पानी तो निकालना है ना आपको, सीधे रास्ते निकालो ना पानी यार, मशीन के थ्रू क्यों पैसा देके निकालना, राइट। तो ये है। लेकिन ये कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा संगीन पेशेंट होते हैं और डिफिकल्ट, इससे भी काम नहीं चलता, तो हमारे पास और भी तरीके हैं, वो भी आयुर्वेदिक तरीके, और हर बार काम करते हैं, घर बैठे काम करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह का आपको एक बाथ टब बनाना है, बाथ टब, पानी का बाथ टब तो हर एक के घर में होता है ना, या हो सकता है। और हम क्या करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आइए कभी, हम पानी के टब में पेशेंट को बिठा देते हैं, जैसे ये पेशेंट बैठा हुआ है, और पानी उसके गर्दन तक, यहाँ तक भर देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, डाल देते हैं, गर्दन से बाहर, बाकी पूरा बॉडी अंदर। और पानी का टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा एक थर्मोमीटर खरीद लीजिए, पानी का थर्मोमीटर है ये, ठीक है ना, 150 रुपये का आएगा, कहीं से मिल जाएगा। 40 डिग्री पे, जब 40 डिग्री पे अगर 2 घंटे के लिए पेशेंट बैठता है, तो उसको उसके बॉडी के अंदर जो पानी भरा है वो निकल जाता है। कैसे पता चलता है हमें, बैठने से पहले उनका वेट मेजर करते हैं, 62 kg फॉर एग्जांपल, 2 घंटे बाद दोबारा वेट मेजर करते हैं तो 60 kg, 2 kg वेट गायब हो गया, वो कहाँ गया 2 kg, वही तो था पानी जो डायलिसिस मशीन निकाल रहा था।
तो ये जो है ये घर पे बन सकता है, नहीं बन सकता है, हमारे हॉस्पिटल में है ये, राइट। हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आना चाहते हैं किडनी के पेशेंट्स, हम तो बोलते हैं ये घर में बनाओ ना यार, लेकिन आप में से जो लोग आलसी हो, घर पे बनाना चाहते नहीं हो, खूब सारे पैसे हैं, तो हमें दे दो, आ जाओ हमारे हॉस्पिटल में, हम ठीक कर देंगे, राइट। ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं मिला आज तक जो ऐसा करने से ठीक ना हो रहा हो, कोई भी पेशेंट नहीं मिला, क्योंकि बॉडी के प्रिंसिपल सबके लिए सेम है। ये जो मैंने बताया ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ये कोई मेरी बनाई हुई इन्वेंशन नहीं है, ये आयुर्वेद में ऑलरेडी है, राइट। लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता, बस हमने अपनी बुक लिखी है, उसमें ये 360 डिग्री पॉस्चुरल मेडिसिन किताब है, इसके अंदर सारा कुछ दिया जो मैंने आज अभी बताया आपको, सारा कुछ है, और ये फ्री आप निकाल सकते हैं। vishwaroop.com/ebook में जाएंगे तो आप फ्री हिंदी में इंग्लिश में ले सकते हैं, पैसा तो एक भी नहीं चाहिए इसमें, और जो जो मैंने बताया इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो नहीं आप कर सकते, यानी कि सेफेस्ट, राइट, फास्टेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग, राइट, एंड इकोनॉमिकल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट घर में खुद कर सकते हैं, राइट। तो अगर कोई बोले ना इन्होंने वेंटिलेटर है इमरजेंसी के लिए, या कोई बोलेगा वो डायलिसिस मशीन इमरजेंसी के लिए, अरे भाई चाहिए नहीं ना हमें, और कौन उससे ठीक हो रहा है? कोई एक पेशेंट बताओ जो डायलिसिस मशीन से ठीक हो गया हो, एक भी पेशेंट नहीं है, राइट। जबकि मैं बताता हूं कि हमारे हॉस्पिटल आइए लोग ठीक होते हैं, राइट। तो खैर ये किताब सर ये आपके लिए, एक आखिरी एक दो लाइन, अभी जो जमाना चल रहा है ना वो चल रहा है मंकी पॉक्स का जमाना, राइट। तो मैंने अपने बैग में भी मंकी पॉक्स ये छुपा ही लिया है। मेरी बीवी बोलती है कि जमाने का जो फैशन है उसके साथ चलो, क्या आप पिछड़े लिखते हो, तो हमने फैशन तो मंकी पॉक्स, मंकी बंदरों का आने वाला है, तो बंदर ही बना लिया जाए अपने बैग में। तो ये बंदर के बहाने आपको गधा बनाया जा रहा है। मंकी पॉक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। जो सारे पिक्चर आप फोटो देख रहे हैं अखबारों में, वो फोटो जो है वो 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी स्किन डिजीज किसी को हो जाती है, वो आर्काइव की फोटो है। एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो असली पेशेंट की हो, ना ही एक भी पेशेंट को ऐसा है जिसको इस तरह की बीमारी हो गई हो, राइट। तो ये भी एक खेल है। तो करना क्या होगा कि जब भी कभी आपको बुखार होता है या स्किन रैशेस होती हैं, स्किन रैशेस तो होती रहती है ना, कोई पहली बार सुना आपने स्किन रैशेस होना, फोड़े फुंसी होनी? डरना नहीं है। आपको मैंने बताया स्किन रैशेस और ये सब चीजें वायरस की वजह से अगर है, बैक्टीरिया की वजह से है, तो किसी भी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ा देना है बॉडी को, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा देना है, वो मर जाएगा भाई, राइट। तो खैर इसके साथ ही हम अपने बात को विराम देंगे।